ओके बच्चा पार्टी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपन पढ़ रहे थे। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? ये शेयरिंग स्ट्रेन के जैसे आता है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन के ऊपर आता है, मतलब आपका अगर कोई समझ लो ऑब्जेक्ट है और आप इसके ऊपर लेवल पे अगर ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके वजह से बॉडी के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आया है, देर इज नो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, हाउ एवर देर इज अ शिफ्ट, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल बी इक्वल टू shearing stress upon shearing strain. This is shearing strain, shearing stress upon shearing strain. So this will be how much? F tangential upon area upon आपका phi, और ये tan phi भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? tan phi is equal to phi, that will be equal to x upon L, ठीक है। Are we clear on this one people? Okay. Angle of shear is always taken in radians. यंग्स मॉडुलस में, सॉलिड में यंग्स मॉडुलस में ये डिफाइंड है, लिक्विड में नॉट डिफाइंड है, गैस में ये नॉट डिफाइंड है, आइडियल बॉडीज में भाई साहब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। बल्क मॉडुलस डिफाइंड है, दिस इज इनफाइनाइट। शेयर मॉडुलस डिफाइंड है। देखो यंग्स मॉडुलस, एंगल ऑफ फाई इज ऑलवेज टेकन इन रेडियंस। एंगल जो होता है आपका भाई साहब शेयर का, दैट इज ऑलवेज टेकन इन रेडियंस। रेडियंस मतलब क्या होता है भाई साहब? रेडियंस मतलब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री मतलब कितना होता है आपका? पाई रेडियंस, ठीक है। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, दैट इज 3.14, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ओके, two parallel and opposite forces each of magnitude 4000 newton are applied tangentially to the upper and lower faces of a cubical block of side 25 centimeter. If the shear modulus of the metal is 8 into 10 raised to 10 pascal, then the displacement of the upper surface related to the lower surface will be कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए। tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? x by l, है कि नहीं? x by l, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, कितना हो जाएगा ये बोलो? दिस विल बी tan phi की वैल्यू, तो आपका भाई साहब phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू phi, दैट विल बी x by l, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? x upon 25, ओके। Two parallel and opposite forces each of magnitude 4000 Newton are applied tangentially, ठीक है, टू दी अपर एंड लोअर फेसेस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपर और लोअर फेसेस में ये अप्लाई किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस है देखो, ठीक है। वन फोर्स इज एक्टिंग दिस वे एंड द अदर फोर्स इज एक्टिंग दिस वे। ये आपका कितने का फोर्स है भाई साहब? 4000 न्यूटन एक्टिंग दिस वे एंड 4000 न्यूटन एक्टिंग दिस वे, 4000 न्यूटन एक्टिंग दिस वे ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक। इसका साइड कितना है भाई साहब? एल का साइड कितना है? 25 सेंटीमीटर। शेयर मॉडुलस कितना है भाई साहब आपका? व्हाट इज द शेयर मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज 8 into 10 raised to 10 पास्कल, ठीक है। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? शेयर मॉडुलस क्या होता है भाई साहब आपका? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन फाई, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? शेयर मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 8 into 10 raised to 10, ठीक है। शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 4000 न्यूटन आपको दिया हुआ है, ठीक है। 25 इंटू, और एरिया आपका डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी वैसे? ये 25 इंटू 10 रेज टू 10, ये क्या हो जाएगा? एरिया देखो, एरिया कितना है? एल इंटू एल विल बी एरिया, दैट इज 25, ठीक है। 25 पहले तो अपन को एल को करना पड़ेगा, तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब? एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 25 सेंटीमीटर, दैट विल बी 25 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, और भाई साहब यहाँ पे एफ बाई ए ये हो गया, ठीक है। एफ बाई ए मतलब हो गया आपका 4000 बाई ए। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू भाई साहब क्या हो रहा है? एफ बाई ए, तो एफ बाई 25 इंटू 10 रेज टू 2 इसका स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, 25 इंटू 10 रेज टू -2 का स्क्वायर, ये हो गया एफ बाई ए। शेयरिंग स्ट्रेन भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आपका भाई साहब हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये डेल्टा एल बाई एल, तो ये हो गया आपका कितना? दिस विल बी 4000 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू -2 का स्क्वायर, डेल्टा एल की वैल्यू नहीं मालूम, एल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 25 इंटू 10 रेज टू -2, ये हो गया एल की वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया बल्क मॉडुलस के हिसाब से कितना आपका? 8 इंटू 10 रेज टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
4000 to 25 into 10 raised to minus 2 into 8 into 10 raised to 10, ठीक है। 25 वन जा 25, 25 सिक्स जा, ये हो गया 168 टू जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, देखो यहाँ पे दिस विल बी 20 इंटू यहाँ पे हो गया 20 अपॉन 10 रेज टू 8, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 20 इंटू, यार इतना कम आएगा, हाँ ठीक है भाई सर, ठीक है। 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, दैट विल बी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, ठीक है। 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, ये मीटर्स में आ गया। 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, ये हो गया आपका डेल्टा एल का वैल्यू, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर्स। आर वी क्लियर, ठीक है। 2 into 10 raised to minus 7 meters. Are we clear on this one? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब, okay, the points shown in the graph on the next page are known by certain names. आपके अभी हम देखेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। तो स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ हम प्लॉट कर रहे हैं, एक आता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट और दूसरा है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। इन द रीजन, अभी आप देखो यहाँ पे आपने वाई एक्सिस में किसको प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रेस को, और एक्स एक्सिस में आपने स्ट्रेन को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। इन द रीजन ओपी, ये वाला जो रीजन ओपी है, ओके तो आप देखो यहाँ पे हमने स्ट्रेस को प्लॉट किया है किसके साथ, स्ट्रेन के साथ। इन द रीजन ओपी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आप देखो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, ओ से लेकर पी तक का, आप जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाओगे वैसे वैसे भाई साहब आपका स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का अगर आप y को x के साथ, ऐसा है, ठीक है, अगर आप उसको प्लॉट करते हो तो आपको कैसा ग्राफ मिलता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो यहां पे भी आपका स्ट्रेस ओपी, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ओके, ये आपके सारे मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जो भी आपके इलास्टिक मटेरियल्स है, ठीक है। जितने भी आपके इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उसमें भाई साहब ये एप्लीकेबल होगा। इन द रीजन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस भाई साहब क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि भाई साहब कोई चीज है उस पर आप स्ट्रेस डाल रहे हो, वो इलोंगेट होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा,
एक टाइम के बाद वो इलांगेट नहीं होगा, ठीक है। तो हियर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। इलास्टिक लिमिट्स के तहत स्ट्रेस और स्ट्रेन आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होंगे, ठीक है। बियॉन्ड पॉइंट ई अ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी टेक प्लेस। तो पॉइंट ई के बाद आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये पॉइंट देखो, द पॉइंट ई अ परमानेंट, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां से यहां तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, फिर थोड़ा सा नहीं होगा काम, ठीक है। मतलब अभी डेविएशन होना चालू हो जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ई के बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। बियॉन्ड पॉइंट ई अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। इस पॉइंट के बाद एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब अभी और बॉडी इलास्टिक नहीं रहा। टिल दैट पॉइंट द बॉडी इज इलास्टिक, बियॉन्ड ई द बॉडी इज नॉट इलास्टिक, अ परमानेंट डिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इज नोन एज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, पॉइंट बी पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। द प्लास्टिक रीजन बिटवीन ई एंड सी इज फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। बिटवीन ई एंड सी ये आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए होते हैं। द प्लास्टिक रीजन बिटवीन ई एंड सी इज स्मॉल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स मतलब जो इलास्टिक नहीं होते, थोड़ा सा मसलेंगे आप तो टूट जाएगा, ठीक है। द प्लास्टिक रीजन बिटवीन ई एंड सी इज लार्ज फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। ई और सी के लिए ये रीजन लार्ज होता है, किसके लिए? डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कौन होते हैं? जो मेटल्स होते हैं। डक्टाइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज डक्टाइल? वायर्स के शीट्स, वायर्स, ठीक है, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेलिबिलिटी होती है विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो ये वाला जो रीजन है, कहां से? यहां से ई से लेकर सी तक, ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ज्यादा करके डक्टाइल मटेरियल्स आपके इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। दीज आर इलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिसिटी होती है इनकी। ये जो ई से लेकर सी तक का रीजन होता है, ये भाई साहब बहुत छोटा होता है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए दिस इज लेस, ठीक है। ओके। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी is known as the ultimate tensile strength of the material. The plastic region between E and C is small for brittle materials. E से लेकर C तक भाई साहब स्मॉल होता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। तो आपका भाई साहब ये वाला जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में ग्राफ है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ है। आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की पॉइंट P तक होती है हर मटेरियल के लिए, हर इलास्टिक मटेरियल के लिए। P के बाद डेविएशन चालू होता है। P से लेकर E तक का एक पॉइंट है जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन थोड़ा साथ साथ चलेंगे, लेकिन एकदम परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की तरह ये बिहेव नहीं करेगा। E के बाद प्लास्टिक रीजन चालू हो जाता है, मतलब अभी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, तो आपका एक फ्लैट कर्व मिल जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। इसके बाद material will start behaving like a plastic, it will not behave like an elastic, ठीक है। the stress corresponding to B is known as the ultimate tensile strength. ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? ultimate tensile strength. the plastic region between E and C is small for brittle materials. the plastic region between E and C is large for ductile materials, ठीक है। आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, तो ये आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है, ठीक है। तो आप देख लो यहां पे, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये पॉइंट ए, पॉइंट ए जहां तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है, जहां तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। द पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर उसके बाद क्या आता है भाई साहब? आपका इलास्टिक लिमिट। यहां से यहां तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन परफेक्टली हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। हुक्स लॉ का डिसओबीडियंस यहां से चालू हो गया है, ये हो गया इसका इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ओके। इसके बाद आता है आपका भाई साहब परमानेंट सेट। यहां पे परमानेंट सेट मतलब भाई साहब आपका अभी जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो परमानेंट होगा। द बॉडी विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इफ द डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। अगर डीफॉर्मिंग फोर्स को आप रिमूव कर देते हैं तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये हो जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट, ये हो जाएगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट। दिस विल बी द फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये फ्रैक्चर हो जाएगा, बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। आपके बोन्स में जो फ्रैक्चर होता है वो इसीलिए वजह से होता है, आपने ज्यादा लोड डाल दिया हो। जैसे समझ लो आप यू आर ट्राइंग टू कैच अ बॉल। आप बहुत बार देखेंगे स्पोर्ट्समैन लोगों को इंजरी होती है क्योंकि वो ज्यादा लोड डाल देते हैं। तो एक बॉल जो बहुत जोर से आ रहा है उसको कैच करने जा रहे हैं तो हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने भाई साहब हड्डियों की इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी है, ठीक है। यू हैव अप्लाइड अ फोर्स
which has crossed the fracture point of your bones, and that's when it will crumble. ठीक है, वो भाई साहब क्रम्बल हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज द ग्राफ. तो आपका बेसिकली ये इलास्टिक रीजन है एंड दिस इज द प्लास्टिक रीजन. ठीक है, तो यहां पे इलास्टिसिटी फॉलो होगी और वहां पे प्लास्टिसिटी फॉलो होगी. ठीक है, इन द रीजन बिटवीन O to A द कर्व इज लीनियर. तो आपका भाई साहब O से A तक आपका क्या है? कर्व इज लीनियर. हुक्स लॉ इज ओबेड. इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेव्स एज एन इलास्टिक बॉडी. तो यहां पे भाई साहब सॉलिड कैसे बिहेव करेगा? एज एन इलास्टिक बॉडी. ठीक है, इट विल बिहेव एज एन इलास्टिक बॉडी. इन द रीजन A to B स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन भाई साहब आपका प्रोपोर्शनल नहीं होगा. A to B में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल. But the body regains its original shape and size when the load is removed. Point B is known as the elastic limit. तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? इलास्टिक लिमिट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे परफेक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसको समझो, यहां पे हुक्स लॉ एकदम परफेक्टली बिहेव हो रहा है. ठीक है, यहां पे क्या होगा? हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, पूरा पूरा स्ट्रिक्टली हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है. लेकिन अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, बॉडी विल बी एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ठीक है, हियर द स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हाउएवर, इफ यू हैपन टू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, द बॉडी विल बी एबल टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. द पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. ये है प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब स्ट्रेस और अपॉन स्ट्रेन ये आपका यहां तक कांस्टेंट है. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट. बियॉन्ड दिस इट विल नॉट बी. ठीक है, इन द रीजन A to B the strain are not proportional but body regains its original shape and size when the load is removed. Point B is known as the elastic limit. ठीक है, if the load is increased further the stress develop increases rapidly than strain. ठीक है, यहां पे अगर आपने लोड को बढ़ा दिया, स्ट्रेस डेवलप इंक्रीजेस रैपिडली देन स्ट्रेन. इन द रीजन फ्रॉम B to D, आपका भाई साहब रीजन कहां से कहां तक? B से लेकर D तक. In the region from B to D, when load is removed, the body does not regain its original dimensions. Even when stress is zero, the strain is not zero. The material is said to be a permanent set. तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? Have a permanent set. ये आपका permanent set हो जाएगा. The region beyond B is known as the plastic region. ये जो region है beyond B, that is known as the plastic region. ये आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा? Plastic region. ठीक है? Point C corresponds to the ultimate tensile strength. तो पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द पॉइंट सी? द पॉइंट सी विल बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, दिस इज नोन एज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय इवन और रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स एंड फ्रैक्चर अकर्स एट पॉइंट डी. तो आपका भाई साहब फ्रैक्चर अकर होगा कहां पे? पॉइंट डी में. इन प्लास्टिक रीजन इज लार्ज देन मटेरियल विल बी डक्टाइल. तो अगर आपका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है तो मटेरियल क्या होगा? डक्टाइल होगा. यहां पे देखो, जैसे यहां पे कंपैरेटिवली आपको प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इट इज अ डक्टाइल मटेरियल. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, और प्लास्टिक मटेरियल्स का भाई साहब ये वाला रीजन बहुत कम होगा. ठीक है, पट से टूट जाएगा. ठीक है, इफ द प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल देन द मटेरियल विल बी ब्रिटल. अगर प्लास्टिक रीजन आपका स्मॉल है, द मटेरियल विल बी ब्रिटल. सो आर वी क्लियर थ्रू दिस ग्राफ पीपल? ठीक है, यहां पे आपने किसको किसको प्लॉट किया है? स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ प्लॉट किया है. दिस इज फॉर एन इलास्टिक मटेरियल. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जहां तक आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट. बियॉन्ड A there will be a certain amount of time in which till B, यहां तक आपको एक्सप्लेन करना है. ये प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया. मतलब B तक अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, और अगर आपने फोर्स को हटा दिया तो इट विल बी एबल टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज. तो ये B तक चलेगा भाई साहब. B से लेकर D तक आपका भाई साहब प्लास्टिक रीजन है. इसको अपन परमानेंट सेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपका भाई साहब प्लास्टिक रीजन क्यों है? क्योंकि यहां पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, द बॉडी विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ठीक है, द बॉडी विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, in the region between O to A the curve is linear, Hooke's law is obeyed. In the region the solid behaves as an elastic body. In the region A to B stress and strain are not proportional, but body regains its original shape and size when the load is removed. Point B is known as the elastic limit. If the load is increased further, the stress developed increases rapidly than strain. In the region from B to D, when load is removed, the body does not regain its original dimensions. Even when stress is zero, the strain is not zero. The material is said to have a permanent set. ठीक है, the region beyond B is known as the plastic region. तो A से B तक, B के बाद आपका प्लास्टिक रीजन हो जाएगा.
तो समझिए ओ से लेकर ए तक जब आप गए तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए से लेकर बी तक गए तो प्रोपोर्शनल लिमिट से आप कहां तक जा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक। ये जो ए से लेकर बी तक का जाना हुआ, यहां पे आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, लेकिन आपकी इलास्टिसिटी फॉलो होगी। मतलब आप अगर भाई साहब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहे हैं, द बॉडी विल बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। Beyond B, the body will start behaving like a plastic body, wherein if you happen to remove the deforming forces, the body is not going to regain its original shape and size. ठीक है, यहां पे भाई साहब वो नहीं रिगेन कर पाएगा। ठीक है ये हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस और ये हो गया फाइनल फ्रैक्चर पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद कभी भी बॉडी टूट सकता है, मतलब आपने एक बार ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्रॉस कर लिया, इसके बाद बॉडी कभी भी जवाब दे सकता है। तो पटाख से नहीं टूटेगा, थोड़ी देर बाद टूटेगा, मतलब ये चे 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 धड़ा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्चर पॉइंट। दिस इज नोन एज द फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ओके। फॉर सम मटेरियल्स इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज एंड द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, दीज आर नोन एज इलास्टोमर्स। ठीक है, अरोटा, रबर एक्सेट्रा, इनका इलास्टिक रीजन बहुत लार्ज होता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। ठीक है, एंड द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। तो रबर जो है, जैसे आपने उस दिन बोला कि यार रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, आपने बोला कौन सा भाई साहब, आपका रबर ज्यादा इलास्टिक होगा। रबर को आप इलास्टिसिटी में नहीं रख सकते। ठीक है, इट डजंट ओबे द लॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, फॉर सम मटेरियल इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज। ये जो इलास्टिक रीजन है आपका, यहां से लेकर ऐसे ऐसे ये ब्रेकिंग स्ट्रेस तक, ये वाला जो रीजन है, ये इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज। ठीक है, एंड द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, ज्यादा करके वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। These are known as elastomers. इसको अपन क्या बोलेंगे, elastomers, tissue of aorta, rubber, etc. ठीक है, the stress versus strain graphs of two materials A and B are shown. Question है यहाँ पे, explain the following. Which material has higher Young's modulus? किसमें ज्यादा higher Young's modulus होगा? Young's modulus कहां तक बिहेव करेगा भाई साहब, ये है ना भाई साहब। ठीक है, ये इसका Young's modulus है, ये इसका Young's modulus है। ओके, मटेरियल A, which material has a Young's modulus because slope of A is greater than that of B। अभी भाई साहब आपका Young's modulus क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है कि नहीं भाई साहब, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है y, डेल्टा y, स्ट्रेन क्या है डेल्टा x, मतलब ये क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो किसका स्लोप ज्यादा है, A का कि B का। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज tan ऑफ थीटा, थीटा इज बेसिकली, तो ये वाला आपका भाई साहब थीटा A लिख दिया अपन ने, ये वाला भाई साहब थीटा B लिख दिया। किसका स्लोप ज्यादा है, ए का। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये हो गया आपका tan ऑफ थीटा। विच मटेरियल हैज अ हायर यंग्स मॉडुलस, तो आपका भाई साहब यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मटेरियल ए हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस बिकॉज स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, कौन सा ज्यादा डक्टाइल है? डक्टिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आपके इलास्टिक रीजन पे। ठीक है, मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल बिकॉज सॉरी आपका देयर इज द लार्जर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज। तो ए का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज देखो यहां से यहां तक है, ठीक है, और बी का यहां से यहां तक है। ठीक है, सो मटेरियल इज मोर डक्टाइल बिकॉज देयर इज अ लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है, देखो ये इसका इलास्टिक रेंज हो गया, किसका? ए का। ये हो गया इलास्टिक रेंज ऑफ ए, और इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया भाई साहब बी का। तो इलास्टिक रेंज ऑफ ए इज हायर। डक्टिलिटी कौन डिफाइन करता है? इलास्टिक रेंज, यू जस्ट नाउ सॉ। ठीक है, आपका भाई साहब डक्टिलिटी कौन डिफाइन करता है? ठीक है, इफ द प्लास्टिक रीजन इज लार्ज देन द मटेरियल विल बी डक्टाइल। ठीक है, इफ द प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल देन द मटेरियल विल बी ब्रिटल। तो यहाँ पे भाई साहब आपका प्लास्टिक रीजन कहां से कहां तक है? यहाँ पे देखो आपका प्लास्टिक रीजन कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। यहाँ पे प्लास्टिक रीजन यहां से यहां तक है। प्लास्टिक रीजन ऑफ A is greater than plastic region of B. Plastic region of A is greater than plastic region of B. ठीक है, तो ductility of A is greater than ductility of B. ठीक है, material A is more ductile because there is a large plastic deformation range between the elastic limit and the breaking point. Material B is more brittle because the plastic region between the elastic limit and the breaking point is small. तो जितना ज्यादा ductile होगा उतना कम brittle होगा, इतना याद रखो। The more is the ductility, the lesser will be the brittlity, the lesser will be the ductility, the more will be the brittlity. Brittle होगा मतलब वो टूट जाएगा। ठीक है, so material B is more brittle, क्यों? Because plastic region between the elastic limit
प्लास्टिक रीजन बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट इज स्मॉल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, विच ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल, तो इनमें से कौन सा भाई साहब एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, विच ऑफ देम इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल, तो यहां पे आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज द फ्रैक्चर, कितना स्ट्रेस चाहिए फ्रैक्चर कॉज करने में, आपको भाई साहब यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेस चाहिए, यहां पे यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेस चाहिए, ठीक है, इसमें यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेस चाहिए, सो विच वन इज रिक्वायरिंग मोर स्ट्रेस टू कॉज द फ्रैक्चर, द मटेरियल ए इज रिक्वायरिंग मोर स्ट्रेस टू कॉज द फ्रैक्चर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज द फ्रैक्चर, मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मटेरियल बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आप देखो यहां पे भाई साहब द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, the stress versus strain graph are drawn for two different materials is x and y, यहां पे आपने x और y का भाई साहब प्लॉट किया है। It is observed that the ultimate strain point and the fracture point are close to each other for material x but are far for material y. We can say that the materials x and y are likely to be, ठीक है। आप देखो यहां पे ये मटेरियल x है, ये मटेरियल y है। मटेरियल x का अभी आप ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, देखो मटेरियल x का इलास्टिक रीजन ज्यादा है, मटेरियल y का इलास्टिक रीजन कम है, मटेरियल x का प्लास्टिक रीजन कम है और मटेरियल y का प्लास्टिक रीजन ज्यादा है। तो ओके तो यहां पे आपको भाई साहब बोला वी कैन से दैट मटेरियल्स x एंड y आर लाइकली टू बी डक्टाइल मटेरियल्स हैव अ फ्रैक्चर पॉइंट लोअर देन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज पॉइंट्स आर फार अपार्ट, whereas in brittle metals the fracture point is nearly equivalent to the ultimate tensile strength, that the points are close, ठीक है। therefore material x, तो आपका भाई साहब यहां पे जिसका प्लास्टिसिटी कम होगा वो भाई साहब ब्रिटल होगा, तो आपका यहां पे प्लास्टिक रीजन, दिस इज बेसिकली द प्लास्टिक रीजन, ठीक है, ये आपका इलास्टिक रीजन है, ठीक है, ये मटेरियल y का प्लास्टिक रीजन है और ये हो जाएगा भाई साहब इसका इलास्टिक रीजन, ठीक है। किसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है यहां पे? मटेरियल y का। किसका प्लास्टिक रीजन कम है भाई साहब? इसका। तो प्लास्टिक रीजन जिसका कम होगा वो ब्रिटल होगा, ठीक है, प्लास्टिक रीजन जिसका कम होगा वो ब्रिटल होगा, तो आप बोल सकते हैं मटेरियल x क्या है आपका? ब्रिटल है, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर x इज ब्रिटल एंड दिस आपका जितना ज्यादा प्लास्टिक रीजन, द मोर इज द प्लास्टिक रीजन द मोर द मेटल इज डक्टाइल, उतना ज्यादा डक्टिलिटी होती है, ठीक है। द मोर इज द प्लास्टिक रीजन द मोर द मेटल विल बी डक्टाइल, और जितना ज्यादा डक्टिलिटी होगा, जितना ज्यादा डक्टिलिटी होगा उतना कम ब्रिटिलिटी होगा, ठीक है, उतना कम ब्रिटल होगा। ये क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब देयरफॉर x इज ब्रिटल एंड y इज डक्टाइल इन नेचर, तो ब्रिटल एंड डक्टाइल, तो x इज ब्रिटल एंड y इज डक्टाइल, तो यहाँ पे x का पहले है और y का बाद में, तो x इज ब्रिटल एंड y इज डक्टाइल। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। द नेगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहां पे आपका जो एक और टॉपिक रह जाता है वो है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन का रेशियो, पॉइजन मतलब पॉइजन नहीं होता यहाँ पे, पॉइजन मतलब होता है साइंटिस्ट का नाम, बड़ा अजीब सा नाम रखा है भाई साहब माँ बाप ने, पॉइजन, ओके। द नेगेटिव, कैसे कोई ये नाम रख सकता है भाई साहब? साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, ठीक है। पॉइजन रेशियो, जहर, मेरा बेटा जहर, ओके। द नेगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो, ठीक है, ओके। तो v की वैल्यू भाई साहब माइनस dr/r या dl/l, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अभी आप समझिए इसको, इस चीज की जरूरत कब पड़ेगी आपको, ठीक है, जब आप किसी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक रॉड है, एक स्टील रॉड है या जो भी है, उसको आप खींचकर लंबा कर रहे हैं, ये जो वो लंबा हो रहा है वो किसके कॉस्ट पे हो रहा है? कैसे हो रहा है भाई? कहां से आ रहा है? इसकी लंबाई कहां से आ रही है? कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप डाल रहे हैं क्या उसमें? नहीं, तो उसकी चौड़ाई घट के तो लंबाई हो रही है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब उसका जो कहां से आ रहा है, ये जो ये लंबा हुआ, चलिए आपने फोर्स लगाया, ठीक है, उसका लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर था, अभी 12 सेंटीमीटर हो गया। ये 12 सेंटीमीटर का जो लेंथ बढ़ा, ये क्या आसमान से टपका भाई साहब एक्स्ट्रा मटेरियल? नहीं, कहां से आया? कहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ? उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसका जो मोटापा था वो कम हो गया, है ना। The area of cross section that must have reduced because of which it has elongated. Are we clear on this one people? Okay. तो इसीलिए पॉइसन्स रेशियो क्या बोलता है भाई साहब? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, नींद हो रही है बहुत जोर से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हुआ रहेगा तो क्या कम हुआ रहेगा?
रेडियस कम हुआ रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है आपका पॉइसंस रेशियो, ठीक है। किसी भी चीज में अगर चेंज इन लेंथ हो रहा है भाई साहब, वो मैजिकल नहीं है, इट इज कमिंग एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द चेंज इन एरिया, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन एरिया ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन रेडियस, ठीक है। तो पॉइसंस रेशियो क्या बोलता है, माइनस डी आर बाई आर, और ये हो गया डी एल बाई एल। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। दिस इज नोन एज पॉइसंस रेशियो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। क्या इसका यूनिट होगा, क्या नहीं, हाँ नहीं होगा। और डायमेंशन देखो, ऊपर न्यूमरेटर को देखो, यूनिट होगा नहीं, इसका यूनिट होगा नहीं, तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका यूनिट ही नहीं होगा, डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी आप बताइए माइनस साइन क्यों है, बताओ बताओ बताओ, माइनस साइन क्यों है? क्योंकि भाई साहब आपका लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग, लेकिन आपका जो एरिया है वो तो रिड्यूस हो रहा है, तो रेडियस में रिडक्शन हो रहा है, तो आपका डी आर हो जाएगा माइनस, ठीक है। रिडक्शन हो गया किसमें, आपका भाई साहब रेडियस में। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। तो आपका पॉइजन्स रेशियो, जहरीला रेशियो भाई साहब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो गया, लैटरल स्ट्रेन ये हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, ठीक है, ओके। Within elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is known as Poisson's ratio. Lateral strain upon longitudinal strain is known as Poisson's ratio. इसको अपन ऐसे लिखते हैं, this is minus delta R by R upon delta L by L, ठीक है। अगर आपका Poisson's ratio क्या है, greater than -1 है, L less than equal to 0.5 है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका theoretical limit, और ये आपका experimental limit. Are we clear on this one, people? Just make a note of this. ये आपका theoretical limit है और ये आपका एक्सपेरिमेंटल लिमिट है। पॉइजन्स रेशियो का मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हमारे पेपर पे विघ्नेश का नाम क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, तो शायद गुफा हुआ है मेरे से, ठीक है। क्लियर, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस? इंटरनेशनल फोर्स कांस्टेंट, व्हाट इज इंटरनेशनल फोर्स कांस्टेंट? इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के, ठीक है, is proportional to the product of Young's modulus of the material of the wire and the normal distance r naught between the atoms of the wire. तो ये आपका k atomic distance y into r0 आपके कोर्स में नहीं है, बट जस्ट इन केस ये आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, मतलब दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एटम्स, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस इनटू आर ओ, के ए की वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉडुलस इनटू आर ओ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना है भाई साहब आपका, 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फॉर स्टील कितना है भाई साहब आपका, आर ओ की वैल्यू कितनी है, 3.2 एंगस्ट्रॉम है, मतलब ये हो जाएगा कितना, 3.2 into 10 raised to -10 मीटर, ये हो गया आर ओ, ठीक है। देन फाइंड द इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के की वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस इनटू आर ओ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 2 into 10 raised to 11, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, 3.2 into 10 raised to -10, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 6.4 into 10, ठीक है, दैट इज 64, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 64, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे क्या है, y इंटू आर ओ है, y इज यंग्स मॉडुलस और आर ओ इज व्हाट, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा बोलो, अरे बोला ना, बोला जल्दी से बोला भाई साहब, ये क्या आ गया आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये है आपका मीटर, तो आपका हो जाएगा भाई साहब न्यूटन पर मीटर, ठीक है। के की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है, 64 न्यूटन पर। बड़ी हंसी आ रही है भाई साहब,
ठीक है, गुदगुदी हो रही है न्यूटन पर मीटर सुन के, 64 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी 64 न्यूटन पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इस पे कंपटीशन पे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपके बुक में अगर ये मिला तो वेल एंड गुड, लेकिन ये डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो पहला है आपका, तो आपने तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं भाई साहब? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई साहब? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, है ना। फिर आपने क्या पढ़ा है भाई साहब आपका, व्हाट इज दिस, आपका बल्क मॉडुलस, इसको अपन के बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, बल्क मॉडुलस को के लिखा है ना आप लोगों ने, ओके, फोर्स अपॉन ए अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, बल्क मॉडुलस हो गया। और बोलो भाई साहब, और बोलो ना बोलो, अरे बोलो। हाँ, उसके बाद आता है आपका शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या हो जाएगा बोलो? एफ बाई ए अपॉन फाइव या टैन ऑफ फाइव, जिसको अपन क्या लिखते हैं? एक्स बाई एल। देखा देखा देखा, कछा नहीं समझ में आ रहा है, देखा था जरा इनको। ठीक है, मतलब tan फाई की वैल्यू होगी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दीज आर डिफरेंट मॉडुलसेस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस इज एप्लीकेबल when there is an extension in length produced due to stress. Bulk modulus is applicable when there is a reduction in volume produced due to stress, and this modulus is shearing modulus. This is applicable when there is a shift produced in, there is no change in dimension, however there is a shift produced. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, इन तीनों को भाई साहब लिख लीजिए, ये मुझे भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन इस पे सवाल बनते हैं आपके आपके कोर्स में है, दिखाना बुक में, बुक है क्या? डेरिवेशन नहीं होगा कोर्स में यार, नहीं होगा यार। नहीं है बेटा, कहाँ है दिखा, नहीं है। एनर्जी का है, लेकिन इसका तो नहीं है, नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं रहेगा, लिख लीजिए इसको, एनर्जी का है, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिराइव, इसका नहीं रहेगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहां पे आपका वाई है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, के हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और भाई साहब यहां पे सिग्मा हो जाएगा भाई साहब क्या? दिस विल बी, देखो यहां पे लिया हुआ है रिलेशन बिटवीन दिस टू बी रिमेंबर्ड ओनली। ठीक है, ये आपके रिमेंबर करने के ही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ठीक है, अगर आपने किसी वायर पे फोर्स अप्लाई किया है और उसका स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर? ठीक है, ओके, तो स्ट्रेस कितना होता है भाई साहब आपका? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेन कितना होगा भाई साहब आपका? एक्सटेंशन इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे भाई साहब क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा एफ। ठीक है, ये एल ऊपर चला गया, ए, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल। ठीक है, तो आपका भाई साहब एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा भाई साहब एफ का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, तो आपका समझ लो, यहां पे अपन ने लेट्स से ये लेंथ लिया हुआ है और ये dx लेंथ लिया हुआ है, स्मॉल एक्सटेंशन इन लेंथ। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल एक्सटेंशन इन लेंथ दैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन व्हेन वी गेट द फॉलोइंग, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? y a, लेट्स से आपका एक्सटेंशन इन लेंथ प्रोड्यूस हुआ है x अपॉन l। समझ में आ रहा है भाई साहब? इतना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, x एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है,
अभी x से dx, x से dx हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना भाई साहब, x से dx जाने में कितना आपका वर्क डन होगा। तो आपका ये वाला समझ में आ रहा है, हाउ इज इट f इज इक्वल टू y ax, नाउ अ वेरी स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ dx इज प्रोड्यूस्ड अपॉन x, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे हो गया आपका, वी गेट द फॉलोइंग दिस, द वर्क डन फॉर एन एडिशनल इंक्रीज dx विल बी हाउ मच, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप एफ डी एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके तो अगर आप देखोगे भाई साहब वर्क डन, तो वर्क डन एक स्मॉल w dw is equal to f dx for a small extension of dx, the small work done is this। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन dw will be equal to f dx को भाई साहब अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से डेल्टा एल तक, ठीक है। पहले एक्सटेंशन नहीं था, अभी एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, डेल्टा एल, तो ये हो गया भाई साहब 0 से डेल्टा एल। अभी अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं dx, dx मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 0 dx, है ना। अभी x एंड dx का भाई साहब इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, तो दैट विल बी x, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, तो ये हो गया एफ एक्स, और ये हो गया कितने कितने के बीच में, डेल्टा एल और 0, तो एफ डेल्टा एल, ठीक है, एफ डेल्टा एल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर वी क्लियर, ओके। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, वाई ए एक्स अपॉन एल, ठीक है, ये हो गया आपका कितना भाई साहब, डेल्टा एल। आर वी क्लियर, क्लियर, हम कहा गड़बड़ कर दिए भाई साहब, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमने तो f का भाई साहब लिया ही नहीं, x की वैल्यू, ठीक है। तो अपना भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f dx बिटवीन 0 टू डेल्टा एल, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 4-5 मार्क्स मिल रहे हैं तुमको भाई साहब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, अरे बाप रे। एफ ए भाई साहब, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स बिटवीन 0 टू डेल्टा एल, ये वाई ए बाई एल भाई साहब आपका बाहर निकल जाएगा, तो वाई ए बाई एल बाहर निकल गया, एक्स डी एक्स 0 से लेकर डेल्टा एल तक, ये क्या हो जाएगा बोलो, वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एल, क्योंकि भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x रेज टू 2 अपॉन 2, ठीक है, y a x, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका डेल्टा l से 0 तक, तो ये हो गया आपका y a 2, और ये हो गया आपका डेल्टा l का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y a डेल्टा l का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2l, ठीक है, 2l। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी द वर्क डन, y a डेल्टा l का स्क्वायर अपॉन 2l। सो व्हाट इज द वर्क डन बच्चा बाटी, बोला बोला, y a डेल्टा l का स्क्वायर अपॉन 2l, यहाँ पे y मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और व्हाटएवर यू आर एक्सटेंडिंग, डेल्टा l इज द एक्सटेंशन इन लेंथ प्रोड्यूस्ड एंड l इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ये हो जाएगा आपका वर्क डन, ओके। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, तो इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका क्या आया भाई साहब, वाई ए डेल्टा एल बाई 2l, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या भाई साहब आपका, वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2l, ये आया आपका वर्क डन, है ना। 1/2 को अलग लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2l, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। स्ट्रेस कितना होता है, व्हाट इज स्ट्रेस, वाई की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे आप अगर इसको कर रहे हैं ना, तो इधर कितना आ जाएगा, वाई ए डेल्टा एल बाई एल का, तो इधर देखो क्या है, हाफ वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, ये है भाई साहब, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इस डेल्टा एल को छोड़ दो, तो वाई ए डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, वाई ए डेल्टा एल बाई एल। अभी यहां पे आओ भाई साहब, आपका देखो यहाँ पे वाई क्या होता है, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, है ना। तो अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो कितना हो जाएगा बोलो, वाई डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे भाई साहब वाई, तो ये वाई डेल्टा एल बाई एल, इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं,
ठीक है, तो लिख लो भाई साहब यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एफ बाई ए, इंटू क्या है भाई साहब, ए है, इंटू क्या है भाई साहब, डेल्टा एल है, तो ये ए और ए भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया एफ डेल्टा एल, है कि नहीं, ठीक है, एफ डेल्टा एल, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए, ये ए और ए भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, या अपन अगर ऐसे भी लिख रहे हैं, देखो एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है, एफ बाई ए इंटू, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, हाफ, ठीक है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल कैसे आया, देखो पहली बात तो भाई साहब आपका यहां पे आया क्या, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, तो अपन ने देखा कि y की वैल्यू क्या होती है, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे हो जाएगा y डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है, तो y, तो ये हो गया, हाफ की जगह पे हाफ लिखा आपने, y की जगह पे आपने क्या लिखा, y इंटू डेल्टा एल, वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, इंटू ए डेल्टा एल, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, y इंटू डेल्टा एल बाई एल, तो y इंटू डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एफ बाई ए इंटू ए डेल्टा एल, ए और ए आपका कैंसिल हो गया, हाफ इंटू एफ इंटू एल, एफ इंटू डेल्टा एल, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वर्क डन आपका अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, एक आपका हो गया भाई साहब हाफ वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है, ओके, अभी अगर भाई साहब मैंने यहाँ पे हाफ एल इंटू डेल्टा एल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको भाई साहब हाफ एफ, ठीक है, इसको भाई साहब ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो, एफ बाई ए, इस ए को हमने इधर डाला, और यहाँ पे ए इंटू डेल्टा एल, है ना भाई साहब, ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है, ओके, ये डेल, अच्छा यहाँ पे, ओके 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 ओके, अभी हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको एल बाई एल से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, हाफ एफ ए डेल्टा एल बाई एल, ये डेल्टा एल है और इस एल को उठा लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपका ए है और इस ए को एल के साथ अलग रखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, हाफ, ये आपका क्या है, फोर्स, ये हो गया आपका स्ट्रेस, है ना, ठीक है, हाफ स्ट्रेस, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन, ठीक है, इनटू भाई साहब आपका ए इंटू एल, इंटू ए इंटू एल, तो ये ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम, एरिया इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये हो गया भाई साहब आपका वर्क डन, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, तो वर्क डन के ये भाई साहब, ठीक है, दीज विल बी द फॉर्मूलाज, ठीक है, एक से तब दूसरे कनेक्टेड है, एक फॉर्मूला आपका हो गया वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर बाई एल, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया भाई साहब क्या, अरे दूसरा फॉर्मूला क्या, किधर चला गया भाई साहब, ओके, दूसरा फॉर्मूला था आपका क्या, वर्क इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है, तीनों फॉर्मूलेस भाई साहब क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, हाफ, ठीक है, एफ इंटू डेल्टा एल, ये हो गया आपका और तो, ठीक है, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से,
रबर कॉर्ड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, 10⁻³ ना, दिस विल बी 10⁻⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली एरिया। अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका एल, समझे कि नहीं? इट इज स्ट्रेच टू 12 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ना डेल्टा एल की वैल्यू कितनी? अनुष्का, कितना आ जाएगा डेल्टा एल का वैल्यू? सृष्टि कुमारी, अरे 10 सेंटीमीटर है, उसको तुमने 12 सेंटीमीटर कर दिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ये तो था ही भाई, ठीक है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर भाई साहब, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, 10 सेंटीमीटर का लेंथ था, उसको 12 सेंटीमीटर कर दिया, तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? ओके। एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ मास ऑफ 5 ग्राम्स एंड रिलीज इज, अरे बाप रे, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 5 and unstretched, it is stretched to 12 centimeter and then released 5 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मास यहाँ पे कितना है भाई साहब? मास हो गया आपका कितना? मास इज 5 ग्राम, दैट इज 5 into 10⁻³ kg, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, टेंशन कितना हो जाएगा भाई साहब? ये तो मजेदार सवाल है भाई साहब। टेंशन इन द कॉर्ड, फोर्स, ओके चलिए भाई साहब 100 न्यूटन, 5 into 10⁸, 5 into 10⁸, ठीक है। ए और एल 100 न्यूटन। व्हेन द मास इज रिलीज्ड, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। भाई साहब बढ़िया सवाल है, चलिए ओके। तो यहाँ पे आपका देखो टेंशन पूछा है, पहले तो टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या बोलता है भाई साहब? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, अपॉन एरिया, है कि नहीं? नहीं यार, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी डन एज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल डेल्टा एल, और ये हो गया ए। तो आपका यहाँ पे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्या? वाई डेल्टा एल ए, वाई डेल्टा एल ए अपॉन एल, ठीक है। ये हो गया भाई साहब फोर्स का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। ओके, फोर्स की टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई दैट इज 5 into 10⁻⁸ डेल्टा एल की वैल्यू 2 into 10⁻⁻², ठीक है। ए 10⁻⁻⁶, एल की वैल्यू यहाँ पे हो गया आपका 10⁻⁻1, बाई 2 is 10, ये हो गया 10 इंटू 8 - 2 6, 6 - 6 ये हो गया 0 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कितना? 100 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? 100 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 100 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो पहला तो हो गया भाई साहब पंच इन कॉर्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द मास। अभी देखो इसको समझो, यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। ये वायर था लेंथ का, कितना लेंथ का था भाई साहब? ये वायर था लेंथ का 10 सेंटीमीटर का। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। इसको अपन ने स्ट्रेच किया, ठीक है, डेल्टा एल से। ये था एल, ये अपने डेल्टा एल। ये मास लगाने के पहले आपने इसको स्ट्रेच किया है, तो एक फोर्स लगाकर आपने स्ट्रेच किया रहेगा। जैसे ही उस फोर्स को छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इस चीज को समझो, यहां पे कैसा है, ये वायर था, आपने इसको कोई फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया है। कितना फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया है? 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर आपने स्ट्रेच किया है। अभी 100 न्यूटन के फोर्स को आपने हटा दिया और वहां पे एक मास लगा दिया है, कितने का? 5 ग्राम का। 5 ग्राम का मास कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? m इंटू जी, ठीक है।
अभी ये मास का क्या होगा, ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है, आपसे पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी उस मास की। सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। यहां पे एक वायर था, उसको आपने एक्सटेंड किया, अगर आप फोर्स हटा दोगे तो वायर टुपुक ये ऊपर जाएगा इलास्टिसिटी की वजह से। अभी आपने उसको ऐसे ही नहीं हटाया, फोर्स को हटा रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ एक 5 ग्राम का मास उस पर लगा रहे हैं। ये 5 ग्राम का मास कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहली बात तो आप एनर्जी निकाल लो, क्योंकि यही एनर्जी उस 5 ग्राम के मास को मिलेगी, है ना। जो आपका इलास्टिक एनर्जी है, जो अभी अभी आपने निकाला, वो क्या है आपका, हाफ इंटू फोर्स इंटू वैसे क्या था, तीन आपने निकाला ना, वर्क डन हो गया आपका भाई साहब फोर्स इंटू डेल्टा एल। ठीक है, दूसरा वाला तो ये हो गया हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, ये हो गया आपका वर्क डन। यही वर्क डन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, किसको, 5 ग्राम वाले मास को। 5 ग्राम वाले मास को देगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, यही हो जाएगा उसका एनर्जी। ठीक है, तो कर लो भाई साहब, यहां पे आपका हाफ फोर्स कितना लगाया था आपने स्ट्रेच होने के लिए, 100 न्यूटन का। ठीक है, 100 न्यूटन का। डेल्टा एल कितना था भाई साहब आपका, डेल्टा एल था 10⁻⁻1, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1, ये हो गया आपका हाफ। ठीक है, एम कितना है भाई साहब आपका 5 ग्राम, तो 5 × 10⁻⁻3, 5 × 10⁻⁻3 इंटू वी का स्क्वायर, ये हाफ। क्या बोल रहे हो, अरे हाँ, 2 × 10⁻² है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हो गया 2 × 10⁻²। ठीक है, 2 × 10⁻², हाफ, और ये हाफ भाई साहब कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे ये 100 × 2 × 10⁻², तो ये तो भाई साहब दोनों कैंसिल हो गए। नीचे आया यहाँ पे 5। ठीक है, और क्या आया भाई साहब 10⁻³ इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 2/5 हो गया कितना आपका 0.4 इंटू 10⁻³ है कि नहीं, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये 0.4 मतलब ये हो गया आपका कितना 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, √400, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मास। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है। यहां पे आपने मास को यूज करते हुए एक्सटेंशन नहीं प्रोड्यूस किया है, आपने किसी फोर्स को यूज करते हुए एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया है। हट, च्युइंगम दिखा रही है। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब यहाँ पे आपने पहले ही फोर्स को यूज करते हुए एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दिया है, फोर्स हटा दिया आपने, पटाख से नीचे जाएगा ये, लेकिन आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसने एक मास लटका के छोड़ दिया है, तो ये तो ऊपर जाएगा। लेकिन ये वाला जो ऊपर जाना है, उसको एनर्जी ऊपर जाने की कहां से मिलेगी, जहां से एक्सटेंशन की एनर्जी आई रही होगी, और एक्सटेंशन की एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल होता है, ये वर्क डन है। यही वर्क डन तो उसको भाई साहब काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है, तो यही वर्क डन आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी देगा, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दिस वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर, क्लियर हम, okay 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 Young's modulus of elasticity of brass is how much, Young's modulus of elasticity of brass is 10⁻11 Newton per meter square. The increase in energy on pressing a rod of length, तो आपका लेंथ दिया हुआ है कितना है 0.1 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 10⁻², 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मेड ऑफ ब्रास विथ अ फोर्स ऑफ 10 kg, तो फोर्स ऑफ 10 kg along its length, तो फोर्स कितना है भाई साहब 10 kg का, 10 kg का फोर्स मतलब द इंक्रीज इन एनर्जी ऑन प्रेसिंग अ रॉड ऑफ लेंथ। अच्छा, यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है इसको, ठीक है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा 10 kg मतलब 10 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 10 kg विल बी 100 न्यूटन, दिस इज द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, ओके, यंग्स मॉडुलस ऑफ तो इंक्रीज इन एनर्जी, तो इसका इंक्रीज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, इसको स्क्वीज किया जा रहा है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। स्ट्रेस क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन, अच्छा यहाँ पे अगर अपन y से ले, आपके 3 फॉर्मूलेज आए थे ना, क्या कहते हैं भाई साहब आपके, वर्क डन इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर बाई एल,
ओके ठीक है, मैं सोच रहा था डेल्टा एल तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ठीक है, क्लियर है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अभी आप अगर देखोगे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, विच विल बी हाउ मच, एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। तो आपका डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई यंग्स मॉडुलस इंटू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू एल बाई यंग्स मॉडुलस इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। तो दिस विल बी वर्क डन बेसिकली। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू एफ का स्क्वायर इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू ए। ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं, हाफ इंटू एफ का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, दैट विल बी 10 रेज टू 4 इंटू एल, एल की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 0.1 अपॉन यंग्स मॉडुलस कितना है 10 रेज टू 11 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू -4। ठीक है, तो हाफ इंटू 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4 इंटू 0.1, तो ये हो गया 10 रेज टू 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 माइनस 4, दैट इज 10 रेज टू 7। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ इंटू 10 रेज टू 3 माइनस 7, दैट इज 10 रेज टू 4। तो ये हो गया आपका 0.4 इंटू 10 रेज टू -4, 0.5 इंटू 10 रेज टू -4। ठीक है, 5 इंटू 10 रेज टू -5 है, तो इसको अगर हम कर देते हैं 5, तो ये यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, दिस विल बी द वर्क डन। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। इंक्रीज इन एनर्जी, तो आपका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भाई साहब कितना हो जाएगा, आपने अभी अभी देखा भाई साहब एनर्जी क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम कर जाएगा भाई साहब। ठीक है, सो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस विल बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है ये, दिस इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सो अभी अगर हम इसको करते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब y इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी, आप स्ट्रेस को लिख सकते हैं, स्ट्रेस को लिख सकते हैं भाई साहब y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, y इंटू स्ट्रेन, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भाई साहब ये कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप इससे लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, आप ये याद रखेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को y के टर्म्स में आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्लोप आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, tan थीटा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब y अपॉन x। अगर आपने स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ प्लॉट किया है, तो ये जो एरिया है ध्यान से देखो, ये एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू मतलब आपका स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस, और हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू ये हो गई और एरिया की वैल्यू ये हो गई, अगर आपको भाई साहब ग्राफ दिया हुआ है। ओके, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L. Find the elastic potential energy stored in the extended wire. ठीक है, तो आपको भाई साहब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपका, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, है कि नहीं। ठीक है, हाफ इंटू, यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है एल और न्यू लेंथ है दिस, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस एल माइनस एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई कितनी, एल। ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू हो गई हाफ इंटू ये फोर्स कितना है भाई साहब आपका एम इंटू जी, एम इंटू जी इंटू एल, बस ये हो जाएगा भाई साहब हाफ एम जी एल, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस मैडम पीपलम, क्लियर है भाई साहब। तो आपका इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑन दिस चैप्टर, आपके, एक मिनट, हाँ, स्टेट बोर्ड की बुक है क्या भाई साहब, एनसीईआरटी तो भेज दी होगी तुमने, नहीं भेज दी कि है अभी, है, अच्छा।
मैंने होमवर्क दिया था, क्या किए हो उसका, किए हो नहीं? ओहो अच्छा,